वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी ही तस्वीर बदल दे। हेलो नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी दोस्त अमृता चौरसिया और हाजिर हूं मैं लव यू जिंदगी के इस खास सेगमेंट के साथ। जीवन जीने की कला है योग, खुद से खुद को जोड़ने का विज्ञान है योग। योग वो है जो हमारा शारीरिक और मानसिक कायाकल्प करता है। और बात जब आर्थराइटिस की समस्या की हो तो योग किसी संजीवनी से कम नहीं। आइए जानें आर्थराइटिस को योग से कैसे करें दूर। आर्थराइटिस आज 10 में से 1 या 2 व्यक्तियों में सामान्य पाए जाने वाले रोग की बात हम कर रहे हैं। ये ऐसा रोग जिसके लगभग 100 प्रकार हैं। मुख्यतः 3 प्रकार इसके सामान्य स्तर पे देखने को मिलते हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। इन तीनों के अलग अलग कारण हैं। मुख्य कारणों की अगर मैं बात करूं आर्थराइटिस की, तो जोड़ों का ज़्यादा प्रयोग में लाना, यानी हम शरीर के जोड़ों को ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं, एक्सेस वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा, शरीर का भार का बढ़ते जाना, ओवरवेट होना, जिसके कारण कहीं ना कहीं जोड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा, शरीर में हम अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छे से सुयोजित ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कर चुके हैं, 24 घंटे में 48 घंटे की ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, जिसके कारण शरीर को सहजता से रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और जोड़ों पर प्रभाव आ रहा है। और आहार मुख्य कारण एक ये भी है। यदि हम अपने आहार को भी सात्विक करने की कोशिश करें तो हम इस रोग को कहीं ना कहीं उपचार के स्तर पर ठीक कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम क्या सीखेंगे? योग के माध्यम से क्रियाओं, आसन और प्राणायाम के कुछ अभ्यासों से इस बीमारी को दूर करने में क्या क्या सहायता की जा सकती है और यह बीमारी हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए हम ये उपचार आज सीखेंगे। सर्वप्रथम कुछ चालन क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं ग्रीवा की क्रिया से आरंभ करेंगे। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर, यहाँ 2 से 4 उंगलियों का अंतर देकर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर रखते हुए उंगलियों को मिलाएं, कलाई ढीली। अब ग्रीवा की 2 क्रियाओं को हम यहाँ से करेंगे। ये प्रारंभिक स्थिति है। पहली, सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ झुकाएं। दाहिने कान को दाएं कंधे के समीप लाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के समीप लाने की कोशिश। सांस भरते हुए मध्यम भाग में लाएं। आप यह अभ्यास थोड़ा सा गति के साथ भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता को जांचते हुए। अगला अभ्यास ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। ठुड्डी को दाएं कंधे की सीध में लाने की कोशिश करें और गर्दन पे आने वाले खिंचाव का अनुभव कर जाएं। सांस भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं दिशा में ले जाएं। हाथों को वापस ले आएं। आंखों को क्षणिक मात्र बंद करें, गर्दन पे आ रहे प्रभाव का अनुभव। अगला अभ्यास उंगली शक्ति विकासक क्रिया, उंगलियों के जोड़ के लिए लाभकारी। आंखें खोलिए और तैयार हो। सांस भरते हुए हाथों को कंधों की सीध में ले जाएं, सामने की ओर। हथेलियों का मुख सामने की ओर कर दें। उंगलियों को फैलाएं और उंगलियों को हल्का सा मोड़ते हुए एक पंजे की आकृति देने का प्रयास कीजिए। अब सांस भरते हुए कोहनियों को मोड़ें, हाथों को वक्षस्थल के समीप लाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को घुमाते हुए धीरे से वापस ले आएं। इस अभ्यास को जिनके लिए कंधों में दर्द है, हाथ घुमाना संभव नहीं है, वो सरल तरीके से करेंगे। एक बार पुनः कंधों की सीध में हाथ लाएं और सांस भरते हुए पंजे की आकृति धारण करते हुए अपनी तरफ लाएं और यहीं से हाथों को वापस ले आएं।
सर्वप्रथम कटी चक्रासन। पैरों में कंधों जितनी दूरी लेकर खड़े हो जाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। हथेलियों का मुख आपस में एक दिशा और दूसरी दिशा में ना हो। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को मोड़ें। कोशिश करें कि पिछला हाथ सीधा रहे और जिस दिशा में आप मुड़ रहे हैं उस हाथ की हथेली कंधे की सीध में आए। सांस भरते हुए मध्यम भाग और सांस छोड़ते हुए बाईं दिशा में जाएं। बायां हाथ सीधा रखते हुए दाहिने हाथ को मोड़ें। दाएं हाथ की कोहनी कंधे की सीध में। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। नाभि से निचला भाग सीधा रखने की कोशिश। पैर की उंगलियां सहज रहें और सांस को भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे से हाथों को वापस ले आएं। पैरों को समीप करें और विश्राम करें। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। पैरों में कंधों से थोड़ी अधिक दूरी बनाते हुए खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन की कई वेरिएशंस है, कई प्रकार है। यहाँ सरल तरीका करेंगे। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं और सांस छोड़ते हुए शरीर को बाईं दिशा में झुकाने का प्रयास कीजिए क्षमता अनुसार। बिना नितंब वाले भाग को हिलाएं। हाथ को जंघा के पास, घुटने के पास या शिन के पास जहां सहज है और ऊपरी हाथ को सांस छोड़ते हुए कान के समीप ले आएं। कोहनी सीधी रखते हुए इस स्थिति में स्थिर हो जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, कसाव, तनाव ना हो, मांसपेशियां सहज। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। हाथों को उसी प्रकार वापस लाएं जिस प्रकार गए हैं और यही अभ्यास विपरीत दिशा से दूसरी दिशा से दोहरा जाए। जितना शरीर अनुमति दे उतना आप झुकें। गर्दन को ढीला छोड़ें। अनवांटेड प्रेशर नहीं होना चाहिए। झुकने के बाद विपरीत दिशा में आने वाले खिंचाव का तो अनुभव करें ही करें, परंतु कहीं पर और नकारात्मक प्रभाव ना आए, इसलिए ध्यान रखिएगा गर्दन ढीली रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों को वापस ले आएं। पैरों को नजदीक करें और प्रारंभिक स्थिति में आके विश्राम करें। बैठकर करने वाले आसनों में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तानासन। दंडासन से आरंभ करेंगे। पैरों को मिलाएं। पंजों को सहज रखते हुए हाथों को नितंब के समीप, हाथों पर दबाव देते हुए कोहनी सीधी करते हुए कमर सीधी कीजिए। पैरों की उंगलियां शिथिल कराएं। यह स्थिति दंडासन है। अब यहीं से पश्चिमोत्तानासन के लिए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। कलाई से लेकर नितंब वाले भाग को एक सीधनुमा आकृति दें। हाथों को और ऊपर खींचते हुए सांस छोड़ते हुए क्षमता अनुसार आगे झुकें। हम यहाँ पश्चिम उत्तान आसन का पूर्ण स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं। आप अर्थराइटिस संबंधित विकार से जूझते हुए इस अभ्यास को करने में आप घुटने से संबंधित विकार, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। गर्दन को ढीला रखना है। शरीर के किसी भी भाग में अनवांटेड प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। सांस भरते हुए धीरे से हाथों को वापस ले आएं। शरीर को पूर्ण रूप से खींचिए और पुनः वापस आए। प्रारंभिक स्थिति में विश्राम करेंगे। अब पश्चिमोत्तानासन के बाद आगे झुकने के बाद पीछे झुकने का अभ्यास, परंतु क्षमता अनुसार हम पीछे झुकने के लिए यहाँ विश्राम आसन का चयन कर रहे हैं। हाथों को पीछे ले जाएं और हाथों के सहारे से कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। पैरों में अंतर बनाते हुए पंजों को बाहर की दिशा में ढीला छोड़ें। यह स्थिति विश्राम आसन है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। मरकट आसन। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं। घुटनों की सहायता से पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के समीप लाएं। यदि घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आप पैरों को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं और हाथों को कंधों की सीध में बगल में ले आएं।
श्वास को बाहर करते हुए गर्दन को दाईं दिशा की ओर मोड़ें, राइट साइड, और पैरों को बाईं दिशा की ओर झुकाएं। क्षमता अनुसार यहां झुकाएं। कोशिश करें घुटने के ऊपर घुटना और पंजे के ऊपर आपका पंजा आ पाए। सामान्य सांस के साथ इस स्थिति में बने रहें। शुरुआती स्थिति में आप 3 से 5 सांस रुकना सीखें। धीरे धीरे आप सांस की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और रुकने की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएं और यही अभ्यास दूसरी दिशा से कर जाएं। जिस तरफ आप गर्दन को झुका रहे हैं उसके विपरीत दिशा में अपने घुटनों को झुकाएंगे और कंधे को शिथिल रखेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को सीधा करें, हाथों को जंघाओं के पास वापस ले आएं, विश्राम करें। अर्ध हलासन का सरल स्वरूप। सांस भरते हुए पुनः दोनों पैरों को घुटनों की सहायता से मोड़िए। अब यहीं से हम दाहिने पैर को ऊपर की ओर सीधा करेंगे। श्वास भरते हुए एक बार पुनः पैर सीधा करते हुए दाहिने पैर को सीधा कर दीजिए। पैर की उंगलियों को शिथिल कराएं। दूसरा पैर मोड़ के रख सकते हैं या आप सीधा भी कर सकते हैं, पर यह बहुत सरल स्वरूप है। अपनी क्षमता अनुसार अपने आप को जांचते हुए आप अभ्यास को करेंगे तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। धीरे से वापस आएं और इसी अभ्यास को दूसरी दिशा से दोहरा जाएं। याद रहे, फाइनल पोजीशन में आपको श्वास को होल्ड नहीं करना है। सामान्य सांस के साथ सहज होते हुए अभ्यास का आनंद लेना है। धीरे से वापस आ जाएं। अब यहीं से हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। एक बात पवन मुक्तासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें और घुटने को वक्षस्थल के समीप लाएं। सांस भरते हुए हाथों की सहायता से अपने घुटने से निचले भाग को पकड़ लीजिए। पंजे की आकृति बाहर की ओर, गर्दन ढीली। सामान्य सांस के साथ इस स्थिति में बने रहें। दूसरे पैर को आप मोड़कर रख सकते हैं या सीधा कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं और यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ कर जाएं। यदि आपके लिए घुटने को मोड़कर शिन को पकड़ना सहज नहीं है तो आप इस अभ्यास को जंघा की मांसपेशियों को पकड़ते हुए भी कर सकते हैं, यानी थाइस को पकड़ के भी आप इस अभ्यास को अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। धीरे से वापस आएं और पैरों को सीधा करें। शवासन में विश्राम करें। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। हाथों को, हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए विश्राम करें। मेरुदंड सीधा, कमर वाला भाग सीधा। आंखों को बंद रखते हुए कपालभाति क्रिया का अभ्यास यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। कपालभाति क्रिया के लिए सांस को गहरा भरेंगे और उसके उपरांत लगातार निरंतर पेट की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। आरंभ करें। चेहरा सहज रखेंगे। शरीर के किसी भी भाग में और कोई भी किसी भी प्रकार का खिंचाव ना आए। सिर्फ पेट की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ने का कार्य। गहरा सांस बाहर करें और विश्राम। कपालभाति के प्रभाव को अनुभव कर जाएं। सांस की गति में जो बदलाव आया है उसका अनुभव। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण करके पुनः अपने शरीर को स्थिर करें। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा धारण करें। पूर्ण रूप से दोनों नासिका रंध्रों से श्वास को बाहर करें और अब दाएं नासिका रंध्र को अंगूठे की सहायता से बंद कीजिए। बाएं नासिका रंध्र से धीमा गहरा श्वास लें, बिना झटके के, बिना आवाज के। और अब दोनों नासिका रंध्रों को बंद करें। दाएं नासिका रंध्र को खोलते हुए
धीमा गहरा श्वास बाहर करें। इसके उपरांत दाएं नासिका रंध्र से ही श्वास ग्रहण करें और दोनों नासिका रंध्रों को बंद करें। अब बाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। खाली करते वक्त विपरीत क्रम से ऊपर से नीचे की ओर। और अब हाथ को वापस ले आए, ज्ञान मुद्रा में स्थिर हो जाए। नाड़ी शोधन के प्रभाव को अनुभव करें। आखिरी अभ्यास अर्थराइटिस प्रोटोकॉल के लिए खुद को खुद से जोड़ने का अभ्यास यानी ध्यान मुद्रा धारण करें। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रखें। अंगूठे को भी आपस में जोड़ने का प्रयास। कोहनियां शिथिल, गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर करते हुए शरीर में आने और जाने वाली श्वास के साथ जुड़ने का भाव रखें। अनुभव कर जाएं, जो श्वास भीतर आ रही है, जा रही है। शरीर को स्थिर करने के उपरांत श्वास प्रश्वास को अनुभव करने के पश्चात अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य केंद्रित करें। बंद आंखों से भ्रू मध्य अनुभव करते हुए कुछ क्षण धीरे धीरे पुनः सांस के प्रति सजग हो और धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें। हम अपने अभ्यास क्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद। कहते हैं किसी भी समस्या की जड़ हमारी लाइफस्टाइल में होती है। लाइफस्टाइल चुस्त तो सेहत बिल्कुल फिट। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली में ही दोष हो तो आपका शरीर आपका साथ कैसे देगा? यही बात आर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों के साथ भी लागू होती है। तो देर किस बात की, देखिए इस प्रॉब्लम के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अर्थराइटिस कई तरह के होते हैं, जो उसमें से मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो किसी को भी किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। एक्चुअली ये एक मैकेनिकल डिसऑर्डर है, बट अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं तो हम अच्छी तरह से इसको हील कर सकते हैं और इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वो चीज़ें अवॉइड करें जो पैकेट में आती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं लाइक प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर जिसमें रिफाइंड फूड होता है वो खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो एक इन्फ्लामेटरी थिंग है, जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में और स्वेलिंग पैदा करता है। तो हम वह फूड ज़्यादा अपनी डाइट में रखेंगे जो होल फूड्स हैं या फिर जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है। एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो चीज़ें ज़्यादा कलरफुल होती हैं वो हमारे को बहुत बेनिफिट देती हैं अर्थराइटिस में। जिनका कलर रेड से लेके पर्पल की साइड में होता है उसमें बीटा कैरोटीन होता है। एग्जाम्पल एप्पल, अंगूर, गाजर, जिससे खाने से हमारी बॉडी में अगर हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है तो वो कम होगी, हमारे को राहत मिलेगी दर्द से। साथ ही अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें उसे कम करें, क्योंकि हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द बर्डन बोन्स के ऊपर होता है। अगर हम होल फूड्स खाते हैं और हम मोर ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं डाइट में तो हमारी बॉडी का वज़न कम होता है, जिससे बोन्स के ऊपर कम बर्डन पड़ता है और हमारे बोन्स में जो पेन है वो कम हो जाता है। सुबह अगर हम वॉलनट खाते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, जैसे पम्पकिन सीड्स या फिर बी पॉलन सीड्स, इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होता है, साथ ही साथ हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हम बात करें मॉर्निंग रेमेडी की, तो मॉर्निंग रेमेडी में अगर हम 1 चम्मच या आधा चम्मच स्टार्ट करने से पहले
खाते हैं बी पॉलन सीड्स गर्म पानी के साथ, तो कोई भी हिडन पेन जो होती है बॉडी में, चाहे वो मसल से रिलेटेड हो चाहे बोन से रिलेटेड हो, तो वह ठीक हो जाती है और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इस केस में हमारे को कोई चांसेस बहुत कम होते हैं कि यह रिकवर हो पाएगा, बट हम इसके जो सिम्टम्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाएं और नॉन वेज से दूर रहें। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को एग्रीवेट करता है। साथ ही अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपकी जॉइंट्स के शेप चेंज हो रही है तो आप अगर 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल में 50 ग्राम कपूर को डाल के गर्म करके अगर उसकी मालिश करते हैं तो काफ़ी दर्द में रिलीफ होता है। साथ ही अगर आपकी शेप चेंज हो रही है बोन्स की तो उसको वो स्लो डाउन करता है, आपको अंदर से सिकाई करता है और आपकी पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ देता है। साथ ही अगर हम सोने से पहले एक बकेट के अंदर गर्म पानी लें और उसके अंदर हम इप्सम सॉल्ट डाल के अपने पैरों की और हाथों की सिकाई करें तो बोन्स में जो दर्द होता है वो एक तरह से गायब ही हो जाता है। अगर हम रोज़ सुबह उठ के जिंजर वाटर पीते हैं, जिंजर वाटर उनके लिए नहीं है जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बट अगर जिंजर वाटर लिया जाए तो भी हिडन पेन्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ ही हम गार्लिक तो जानते ही हैं एक मिरेकुलस फूड है जिसके अंदर नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो कोशिश करिए 2 क्लोव्स गार्लिक के रोज़ सुबह या फिर लंच के बाद मुंह में रख के चबाएं। अगर आप वह नहीं कर सकते हैं तो वह गर्म पानी में कूट के वो पानी पी लें, तो इससे भी दर्द में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा मन, हमारी सोच क्या सच में असर डालते हैं हमारी सेहत पर? और अगर हाँ, तो सेहत से पहले हम अपने मन पर ही क्यों ना काम करें, क्योंकि जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा आपका तन कैसे स्वस्थ रह सकता है। मेंटल हेल्थ से जुड़े हमारे इस खास सेगमेंट में देखिए कि आज आपके लिए क्या है। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चों में जो बेड वेटिंग होती है, जो 7-8 साल के बच्चे होते हैं वो अभी तक टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते और बेड वेट करते हैं। तो मेरे पास राहुल आए थे, 8 साल का बच्चे थे जो अपने माँ बाप के साथ। उनके माँ बाप बहुत परेशान थे कि राहुल स्कूल जाने में भी कतराता है क्योंकि उसे होता है कि कहीं वो कंट्रोल कर पाए ना अपना ब्लैडर, और वो कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं, किसी के घर जाएं और वहाँ पे बच्चा टॉयलेट ट्रेन ना हो, कंट्रोल ना कर सके। तो बेड वेटिंग भी काफ़ी एक कॉमन इशू है बच्चों के अंदर जिसका हमें ध्यान रखना है। और ये मोस्टली तब होती है कि जब बच्चे डरे होते हैं या परेशान होते हैं। राहुल से अलग से बात करने में मुझे पता चला कि पैंडेमिक में जब वो घर पे था सारा टाइम तो उसके माँ बाप आपस में बहुत लड़ते थे। वो जब रात को सो रहा होता था और ऊंची ऊंची आवाज़ों में अपने माँ बाप को लड़ते हुए सुनता था तो वो डर जाता था। उस डर की वजह से वो वहीं पे ही सुसु कर देता था। उसे ये भी डर लगता था कि अगर मैं गया बाथरूम तो शायद मेरी आवाज़ से उनको पता ना चल जाए कि मैंने कुछ सुना है। देखिए, हमें लगता है कि हम अपने कमरों में बात कर रहे हैं, बच्चे को असर नहीं होगा, आवाज़ नहीं जाएगी, मगर ये बेड वेटिंग मोस्टली इसलिए होती है क्योंकि बच्चा डर जाता है या कोई अब डरावनी चीज़ उसे दिखती है या कोई टीवी का ऐसा वो शो देखता है जिससे उसे घबराहट हो जाती है या ऊँची ऊँची आवाज़ों में उससे बात करी जाती है, उसे डराया जाता है, उसे डांटा जाता है। बच्चे डर जाते हैं और ये बेड वेटिंग हो जाती है। ये भी है कि आप ज़रूर मेडिकल डॉक्टर को भी दिखाइए कि किस वजह से बेड वेटिंग हो रही है, मगर बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल रीज़न से भी होती है और इसके लिए आप ज़रूर स्कूल में भी बात करिए, पता करिए कि कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कोई बच्चे उसे कुछ डरा तो नहीं रहे हैं, कुछ कह तो नहीं रहे हैं, क्योंकि बेड वेटिंग एक साइन है
कि बच्चा घबराया हुआ है और वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता। देखिए, वो बच्चे को वैसे ही लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कहीं कंट्रोल ही नहीं हो रहा उसका ब्लैडर, तो एक सोशल एंजाइटी भी हो जाती है बड़ी ओके कि भी कैसे मैं बच्चों की पार्टियों पे जाऊं, बर्थडे पार्टी पे जाऊं, या कैसे मैं कोई ट्यूशन पे जाऊं या कोई नई चीज़ सीखूं जैसे आर्ट क्राफ्ट, क्योंकि हो सकता है कि मैं कंट्रोल ही ना कर सकूं अपने आप को। तो देखिए, ये चीज़ें ना हमें मजाक में नहीं लेनी चाहिए, या बच्चा अगर बैठ बैठ करे तो हमें उसे डांटना नहीं चाहिए और उसे बुरे बुरे नाम से बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे के हाथ में नहीं होता। हमें बल्कि सहानुभूति दिखानी चाहिए, बिल्कुल हाथ नहीं उठाना बच्चे के ऊपर। बच्चा और करेगा बेड वेटिंग अगर आप हाथ उठाएंगे तो बच्चे को समझिए, उससे बातचीत करिए, पता करिए कि वो क्यों डरा हुआ है, क्यों परेशान है, और उसे बेशक आप एक मेडिकल डॉक्टर के, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के ज़रूर लेके जाइए, जिससे हम उसकी ये समस्या हल कर सकें। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन पर काम करिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। तो इस पूंजी को हर दिन बढ़ाइए और दिल खोल कर कहिए, लव यू जिंदगी।